सुबह की धुंधली रोशनी में शहर की सड़कें अभी-अभी जाग रही थी। सभी बाजार और दुकानें अपनी चमक-धमक के साथ तैयार हो चुकी। ठीक उसी वक्त शहर के सबसे प्रतिष्ठित बैंक धनराज बैंक के मुख्य द्वार की ओर एक वृद्ध व्यक्ति धीमी गति से कदम बढ़ा रहे थे। उनका नाम था श्री हरिशंकर जी। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा। उनकी आंखों में साफ पढ़ा जा रहा था, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हरिशंकर जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और धीरे से कांच का दरवाजा ढकेलकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही बैंक के कर्मचारी और ग्राहक उन्हें अजीबोगरीब नज़रों से देखने लगे। सब ऐसे ताक रहे थे मानो कोई अनजान जगह पर भटक आया हो। वे धीमे धीमे चलकर काउंटर की ओर बढ़े। एक काउंटर पर सहायता लिखा था, जहां प्रिया नाम की एक 28 वर्षीय युवती बैठी थी। प्रिया अपने काम से अधिक अपने मोबाइल में मशहूर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड छाया हुआ था। श्री हरिशंकर जी ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं। प्रिया ने ऊपर से नीचे तक घूरा। एक बूढ़ा आदमी साधारण कुर्ता पजामा में, पैरों में पुरानी चप्पलें। प्रिया ने मन में सोचा, पेंशन के 1500 रुपये निकालने आया होगा। उसने रूखेपन में कहा, तो निकालो, मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर, बेटी, चेक से निकालने हैं। प्रिया ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ओह, चेक से कितने निकालने हैं? 1500 रुपये? मुझे रुपए 2 लाख निकालने हैं। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज कि आसपास के लोग भी मुड़कर देखने लगे। क्या कहा? रुपए 2 लाख है? अरे चाचा, सुबह सुबह मजाक करने चले आए क्या? अपनी शक्ल तो आईने में देखी है। जीवन में कभी इतने पैसे एक साथ देखी भी होगी? भिखमंगी कहेंगे। चलो बाहर निकलो यहाँ से। मेरा और बैंक का समय बर्बाद मत करो। श्री हरिशंकर जी का चेहरा अपमान से सुर्ख हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है। तुम बस एक बार चेक तो करके देखो। प्रिया अब चिल्लाने लगी थी, मुझे नहीं देखना चेक वेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? यह बैंक तुम जैसे भिखमंगों के लिए नहीं है। यहाँ शहर के नामी गिरामी लोग आते हैं। तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं यहाँ खाता खुलवाने की। पता नहीं कौन सा कलर का था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। चलो निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से बुलाकर बाहर फेंकवा दूँ। हरिशंकर जी स्तंभ रह गए। यह शोरगुल सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता अपनी कांच की केबिन से बाहर निकले। मिस्टर गुप्ता एक नंबर का अहंकारी और चाटुकार व्यक्ति था। उसने दूर से ही सारा माजरा समझ लिया। गुप्ता ने सख्त आवाज में पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? प्रिया, यह कौन शोर मचा रहा है? प्रिया को जैसे और भी ताकत मिल गई। उसने मजे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, यह कोई भिखमंगा है। सुबह सुबह आ धमका है और कह रहा है कि रुपए 2 लाख कैश चाहिए। मैं इसे बाहर जाने को कह रही हूँ, लेकिन यह जान नहीं रहा है। मिस्टर गुप्ता गुस्से से हरिशंकर जी की ओर बढ़े। ए बूढ़े, सुनाई नहीं देता तुझे? जब कह रही है कि यहाँ से जाओ तो जाता क्यों नहीं है? यह बैंक है, कोई मुफ्तखोरी की जगह नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। हरिशंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मेरा पैसा है। गुप्ता ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर हरिशंकर जी की ओर छाती पर धक्का दिया। निकल यहाँ से। धक्का इतना तेज से कि 65 वर्षीय हरिशंकर जी अपने संतुलन खो बैठे और ठोकर खाकर फर्श पर गिर पड़े। उनकी पासबुक और चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। उनके सिर पर हल्की चोट भी लगी। एक क्षण के लिए पूरे बैंक में खामोशी छा गई। फिर मैनेजर सिक्योरिटी पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते बैंक की साख बिगाड़ने। सिक्योरिटी ने झटपट हरिशंकर जी की बाजू पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए बैंक दरवाजे से बाहर कर दिया। श्री हरिशंकर जी पीछे मुड़कर देखा। प्रिया विजयी मुस्कान के साथ उन्हें ताक रही थी। मिस्टर गुप्ता अपनी नेकटाई सही करता हुआ वापस अपनी केबिन में जा रहा था और बाकी ग्राहक ऐसे ही अपनी अपनी जगह लौट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। बैंक के बाहर धूल धक्कड़ और वाहनों की आवाज़ के बीच श्री हरिशंकर जी फुटपाथ पर बैठे। उनकी आंखों में लाचारी की आंसू। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत और ईमानदारी के धन कमाया था, लेकिन आज उनके ही धन ने उन्हें भिखमंगा बना दिया था। वे अब वहाँ से उठकर धीरे धीरे घर की ओर पैदल चल पड़े। हर कदम एक भार की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वहीं फर्श पर बैठ गए।
वे बच्चों की तरह फुट-फुट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद उनका मन थोड़ा-सा शांत हुआ, लेकिन अपमान की ज्वाला अभी भी जल रही थी। उन्होंने सोचा क्या उन्हें विक्रम को यह सब बताना चाहिए? वे अपने बेटे को चिंतित नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर सोचा अगर मैं चुप रहा तो ऐसे लोग का मनोबल और बढ़ेगा। उन्होंने काँपते हाथों से फ़ोन उठाया और विक्रम का नंबर डायल किया। उस वक्त विक्रम बेंगलोर में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सौदे की बैठक में था। अरबों का प्रोजेक्ट था। जैसे ही उनके पर्सनल फ़ोन पर पिताजी का नाम फ्लैश हुआ, उसने बैठक में बैठे लोगों से क्षमा मांगी। उसने फ़ोन उठाया, हाल से बाहर निकला और अपने अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, सब ठीक है? कैसे याद आपने आज सुबह कॉल नहीं किया? मैं परेशान। दूसरी ओर से हरिशंकर जी की भारी और रुधी हुई आवाज़ आई, हाँ बेटा, सब ठीक। एक बेटे को अपने पिता की आवाज़ में जरा सा भी फर्क पता चल रहा था। विक्रम तुरंत समझ गया कि कुछ गलत है। पिताजी, आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही है, क्या हुआ प्लीज़ बताएं। श्री हरिशंकर जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रोते रोते बैंक में हुई पूरी घटना अपने पिता को सुनाती। कैसे उन्हें भिखमंगा कहा गया, कैसे मैनेजर ने उन्हें धक्का दिया और कैसे सिक्योरिटी ने बाहर फेंक दिया। जैसे जैसे विक्रम सुनता गया, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। फ़ोन पर हरिशंकर जी की सिसकती सुनकर उनका दिल चकनाचूर हो गया। पिताजी, आप शांत हो जाइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं बेटा, तू अपनी बैठक कर, मैं ठीक हूँ, बस मन हल्का करना था इसलिए बता दिया। नहीं, विक्रम की आवाज़ में ऐसा दृढ़ता थी जो अटल थी। कोई बैठक, कोई सौदा मेरे पिता के सम्मान से बड़ा नहीं है। मैं पहली फ़्लाइट से लौट रहा हूँ। आप बस दरवाज़ा बंद करके विश्राम कीजिए। अब जो करना है मैं करूँगा। विक्रम ने फ़ोन काटा और वापस बैठक में गया। उसने सबसे माफ़ी मांगी। बिना किसी की सुनते हुए वह बैठक से बाहर निकल गया। उसने तुरंत अपने सहायक को कोलकाता की पहली फ़्लाइट बुक करने को कहा और अपनी कार से सीधे एयरपोर्ट रवाना हो गए। रास्ते भर उनके मन में पिता का रोता चेहरा और बैंक कर्मियों के अहंकारी चेहरे घूम रहे थे। विक्रम ने मन ही मन ठान लिया था कि उन लोगों को सिर्फ दंड नहीं देगा, बल्कि ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और यह पाठ वह शांतिपूर्वक देगा, लेकिन पूरे जोर से। देर रात जब विक्रम घर पहुंचा तो देखा कि उनके पिता सोफे पर ही बैठे बैठे सो गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी उदासी और थकावट थी। विक्रम ने धीरे से उनके कंधों पर हाथ रखा। श्री हंकर जी चौंक कर उठे। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखें फिर से नम हो गई। विक्रम ने उन्हें गले लगा लिया। बस पिताजी, अब और नहीं, आप विश्राम कीजिए, कल हम साथ में उस बैंक जाएंगे। हरिशंकर जी ने कहा, नहीं बेटा, अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उस बैंक में कभी कदम नहीं रखूँगा। विक्रम ने उनके हाथ थामते हुए कहा, जाना पड़ेगा पिताजी, यह सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है, यह उस अहंकार को चूर करने की बात है। हमें जाना ताकि आगे वे किसी और के पिता के साथ ऐसा करने की ज़रूरत न करे, और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आप कल गए थे, बिल्कुल साधारण वेश में। हरिशंकर जी बेटे के चेहरे पर अटूट संकल्प देखकर मौन हो गए। अगली सुबह विक्रम निकल पड़े। विक्रम ने अपने ड्राइवर को भी अवकाश दे दिया। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और दोनों बैंक की ओर चल पड़े। बैंक में आज भी वही चकाचौंध थी, वही वैभव, वही सामान्य लोग। विक्रम और हरिशंकर जी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, कल की तरह ही सबने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। विक्रम ने पिता का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे हौसला दे रहे हों। वे सीधे उसी काउंटर पर पहुंचे जहां प्रिया बैठी थी। प्रिया आज भी अपने फ़ोन में व्यस्त थी। विक्रम ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। प्रिया ने नज़र उठाकर देखा। कल वाला बूढ़ा आदमी अपने साथ एक युवक को भी ले आया था। उसने रूखेपन से कहा, ओह, तुम फिर से आ गए? आज बेटे को भी साथ लाए हो शिकायत करने? सुनो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, निकलो यहाँ से। विक्रम मुस्कुराया, मैडम, हम शिकायत करने नहीं आए, हम पैसे निकालने आए हैं। यह मेरे पिताजी का चेक है, कृपया इसे प्रोसेस कर दीजिए। प्रिया ने चेक लिया और राशि देखकर फिर ठहाका लगाया। कल मजाक कर रहा था, आज बेटा भी शुरू हो गया। 2 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? जाओ पहले खाते में इतने रुपए तो जमा कराओ। आसपास के लोग फिर हंसने लगे। हरिशंकर जी का चेहरा फिर से उतर गया, लेकिन विक्रम शांत था।
उसने कहा, मैडम आप बस एक बार कंप्यूटर में अकाउंट नंबर डाल बैलेंस चेक कर लीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। प्रिया ने चेक फेंकते हुए कहा, मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए फुर्सत नहीं है, जाओ मैनेजर साहब से मिलो, वही करेंगे तुम्हारा हिसाब। उसने सोचा कि मैनेजर उन्हें भी कल की तरह धक्के देकर निकाल देगा। विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, हम मैनेजर से ही मिल लेते हैं। वह पिता को साथ लेकर मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा। केबिन से बाहर बैठे चपरासी ने उन्हें रोक कर कहा, कहाँ जा रहे हो साहब? व्यस्त है, विक्रम ने कहा। उनसे मिलना है, ज़रूरी काम है। अपार्टमेंट है? चपरासी ने अकड़ते हुए कहा। नहीं, तुम दोनों जाओ, वहाँ प्रतीक्षा में बैठो। बार आए और गए। अन्य ग्राहकों से हंस हंसकर बात की, लेकिन उसने विक्रम और उनके पिता की ओर नज़र उठाकर तक नहीं देखा। हरिशंकर जी अब व्याकुल हो रहे थे। बेटा चलो यहाँ से, मुझे और अपमान नहीं सहना। विक्रम ने उनका हाथ दबाया। बस 5 मिनट और पिताजी, सब सही हो जाएगा। 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद विक्रम उठा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि पत्थर जैसी कठोरता थी। सीधा मैनेजर की कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। मिस्टर गुप्ता जी से फ़ोन पर हंस कर बात कर रहा था। अचानक बिना अनुमति किसी को अंदर आया देखकर वह भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, शिष्टाचार नहीं है क्या? बिना पूछे कैसे घुस आए? विक्रम गुप्ता जी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। हरिशंकर जी भी डरते डरते उसके पीछे आ गए। विक्रम ने ठंडी आवाज़ में पूछा, आप मिस्टर गुप्ता हैं, इस शाखा के मैनेजर? हाँ मैं ही हूँ, तुम कौन हो? गुप्ता तुरंत चिल्लाने लगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी केबिन में घुसने की? सिक्योरिटी 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 को बुलाने की ज़रूरत नहीं मिस्टर गुप्ता, वे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। विक्रम की आवाज़ इतनी शांत और गहन थी कि गुप्ता एक पल के लिए हिचकिचाया। गुप्ता अब तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या चाहते हो? विक्रम ने अपनी जेब से वही रुपए 2 लाख का चेक निकाला और उसे मेज पर गुप्ता के सामने रख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लेन देन पूरा करें। यह मेरे पिताजी हरिशंकर जी का चेक है। कल आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। गुप्ता ने चेक और फिर हरिशंकर जी के चेहरे को देखा। ओह, तो यह कल वाला बूढ़ा है। सुनो लड़के, दिमाग सनक गया है क्या तुम्हारा? जब इसके खाते में पैसे ही नहीं है तो लेन देन कहाँ से होगी? तुम जैसे लोग रोज़ आ जाते हैं समय बर्बाद करने के लिए। चेहरे देखकर ही पता चल रहा है कि किसकी कितनी हैसियत है। गुप्ता ने चेक को बिना देखे ही किनारे ढकेल दिया। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। विक्रम ने कहा, अनुभव, हैसियत, चेहरे पढ़ना, आपकी यही बातें तो मुझे यहाँ खींच लाई है। मिस्टर गुप्ता, विक्रम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ रोहन, तुम पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर ही हो? ठीक है, अब अंदर आ जाओ। और हाँ, क्षेत्रीय प्रमुख मिस्टर मेहता और सत्कर्ता विभाग को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ लो। उन्हें यह सब लाइन सुनना चाहिए। गुप्ता को कुछ समझ नहीं आया। यह क्या बकवास है? तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और सूट बूट में 5-6 लोग अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर विक्रम को एक फाइल सौंपी। गुप्ता उन लोगों को देखकर और अधिक सहम गया। विक्रम ने अपनी कुर्सी खींची और गुप्ता की आंखों में आंखें डालकर बैठा। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसमें एक मालिक का रुतबा था। मिस्टर गुप्ता, मेरा नाम विक्रम है, और यह जिन्हें कल आपने भिखमंगा कहकर धक्का दिया था, मेरे पिता श्री हरिशंकर जी हैं, और मैं इस धनराज बैंक का बहुमत शेयरधारक और स्वामी हूँ। मतलब जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस बैंक में तुम काम कर रहे हो, यह मेरा है और मेरे पिता का है। एक पल के लिए केबिन में मृत्यु जैसी शांति छा गई। उनका मुंह खुला रह गया। माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर काउंटर पर बैठी प्रिया भी यह सब देखकर स्तंभ हो गई। पूरा बैंक स्टाफ और धारक अब केबिन की ओर ताक रहे थे। गुप्ता कांपती आवाज़ में बोला, सर आप मजाक कर रहे हैं? विक्रम की आवाज़ गूंजी। मजाक तो कल आप लोग ने मेरे पिता के साथ किया था, जब आपने उन्हें भिखमंगा कहा और आपने उन्हें धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया, जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। विक्रम ने अपने साथ आए एक व्यक्ति को इशारा किया। उसने एक लैपटॉप खोला और उस कार की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रहा था। पूरी घटना एक सेकंड साफ दिख रही थी। प्रिया की हंसी, गुप्ता का धक्का, सिक्योरिटी का घसीटना, सब कुछ। यह रिकॉर्डिंग अब से कुछ मिनटों में मुख्यालय और समाचार चैनलों तक पहुंच जाएगी और आपकी बर्खास्तगी के पत्र भी तैयार हैं।
गुप्ता अब लगभग रोने की ही हालत में था। वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधा हरिशंकर जी के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं मूर्ख हूँ, मैं पशु हूँ। प्लीज़ मेरा नौकरी मत छीनिए। मेरे छोटे बच्चे हैं। हरिशंकर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने विक्रम की ओर देखा, लेकिन विक्रम की आंखों में कोई दया नहीं थी। जब तुम पिता को धक्का दे रहे थे तब तुम्हें अपने बच्चे की याद नहीं आई? तुम क्षमा किस की मांग रहे हो? मुझे और मेरे पिता को पहचानने के बाद, या उस अपमान के लिए जो तुम उस साधारण गरीब दिखने वाले व्यक्ति के साथ करते हो जो तुम्हारे बैंक में आता है? विक्रम खड़ा हुआ। उसने प्रिया को अंदर बुलाने का संकेत किया। प्रिया डरते डरते कांपती हुई आई। उनकी आंखों में आंसू थे। विक्रम ने कहा, मैडम आप तो चेहरे पढ़कर हैसियत बता देती हैं। बताइए आज मेरे चेहरे पर आपको क्या दिख रहा है? प्रिया कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। आप दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि आपने मेरे पिता का अपमान किया। आपको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप उस कुर्सी के योग्य नहीं हैं। बैंक का काम सिर्फ धन का आदान प्रदान नहीं होता, उसका काम होता है लोगों को सेवा देना सम्मान के साथ, और आप दोनों ने इस बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वास को धूल में मिला दिया। विक्रम ने अपने सीईओ की ओर देखा और कहा, इन दोनों के समाप्ति पत्र दो और उस सिक्योरिटी गार्ड को भी। मैं अपनी बैंक में ऐसे लोगों को एक पल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। फिर वह पूरे बैंक स्टाफ की ओर मुड़ा जो अब तक केबिन से बाहर इकट्ठा हो चुके थे। आज जो हुआ वह आप सबके लिए एक सबक है। इंसान की कीमत उसके वस्त्रों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। ग्राहक ईश्वर होता है, चाहे वह फटे वस्त्रों में हो या महंगे सूट में। अगर आपके बाद इस शाखा में किसी भी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। पूरे बैंक में सुई गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंत में विक्रम अपने पिता के साथ गया। उसने उनके कंधों पर हाथ रखा। हरिशंकर जी ने गुप्ता की ओर देखा और बस इतना कहा, बेटा हमने यह बैंक लोगों की सहायता के लिए बनाया है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। याद रखना, संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन मानवता और संस्कार जीवन भर साथ देते हैं। यह कहकर विक्रम अपने पिता को सहारा देकर बैंक से बाहर निकल गया। आज जब वे बाहर निकल रहे थे तो पूरा स्टाफ और सारे ग्राहक सिर झुकाकर सम्मान में खड़े थे। बाहर आकर हरिशंकर जी ने एक गहरी सांस ली। आज उनके आंसू अपमान के नहीं बल्कि गर्व के थे। उन्हें गर्व था अपने बेटे पर, जिसने न सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया बल्कि पूरा प्रणाली को एक आवश्यक पाठ भी पढ़ाया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।